वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और हम जनरल साइंस की श्रृंखला को शुरू कर चुके हैं। जनरल साइंस की श्रृंखला में हमने पोषण चैप्टर को पूरा कवर किया है। आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसका मतलब है परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले बात करेंगे हम चैप्टर ब्लड की। ब्लड मतलब रक्त या रुधिर। रुधिर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त की मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में? तो सामान्यतः अगर बात की जाए हमारे रक्त की मात्रा की, तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 5 से 6 लीटर, जो कि उसके औसतन भार का, जो उसका औसतन भार होता है उस भार का लगभग 7 से 8% होता है। रक्त का पीएच वैल्यू क्या है? तो रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4। ये सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर पूछे जाते हैं। और 7.4 है मतलब 7 से ज़्यादा जिसका भी पीएच वैल्यू होता है उसका हमारा कैसा होता है? वो क्षारीय होता है, अर्थात ये स्वाद में कैसा होगा? नमकीन होगा। और आप जानते हैं पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या पोटेंशियल की जगह एक चीज़ और बोली जा सकती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। फिर हमारा कि रक्त जो है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हमारा हीमेटोलॉजी। या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त विज्ञान कहलाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है शरीर में? तो रुधिर का निर्माण होता है हमारे अस्थि मज्जा में। या अस्थि मज्जा को ये क्या कहते हैं हम लोग? बोन मैरो कहते हैं। फिर हमारा है कि ब्लड जो है, ब्लड के अंदर कितने क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो ब्लड के अंदर मुख्यतः 2 कंपोनेंट है हमारे। तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा को बोलते हैं प्लविका, जो कि हमारे रक्त का लगभग 55 से 60% भाग होता है। उसके साथ साथ हमारा दूसरा पार्ट होता है ब्लड कार्पल्स, या रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, और ये लगभग 40 से कितनी होती हैं? 45% होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा अर्थात प्लविका हिंदी में कहते हैं। तो हल्के पीले रंग का एक पारदर्शी द्रव होता है। ये कैसा द्रव होता है? पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट होता है। और इसमें 90% वाटर रहता है। तो प्लाज्मा में 90% वाटर है, इसका मतलब काफ़ी मात्रा में वाटर है। तो इसी कारण से हमारा जो रुधिर है किस रूप में पाया जाता है? तरल रूप में। अगर क्वेश्चन बनता है कि रुधिर का तरल रूप किसकी वजह से होता है, तो आप क्या बताएंगे? प्लाज्मा के कारण रुधिर का तरल रूप होता है। प्लाज्मा में हमने बताया कि अभी प्लाज्मा हमारा 90% क्या कंटेन करता है? वाटर। और उसके अलावा बचा 10%, 10% में कुछ उसमें कार्बनिक या अकार्बनिक, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो कार्बनिक में हमारे कौन कौन से होते हैं? कार्बनिक में हमारे आ जाएगा, एक तो हमारा होता है हार्मोन्स, दूसरी चीज़ होती है ग्लूकोज, इसके साथ साथ प्रोटीन होती है। तो रक्त की प्रोटीन पूछी जाती है, तो रक्त की कौन कौन सी प्रोटीन? एक तो है प्रोथाम्बिन, दूसरी हमारी फाइब्रिनोजन, तीसरी हमारी है एल्ब्यूमिन, और चौथी हमारी है ग्लोब्यूलिन। ठीक है ना। इसके साथ साथ हमारे कुछ अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, तो जैसे कि हमारा NaCl है, सब जानते हैं, सामान्य नमक या कॉमन सॉल्ट होता है। इसके अलावा NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और साथ ही साथ क्या होता है हमारा? नाइट्रोजन। तो इनकी हमने मात्रा भी बताई है कि पर 100 ml में कितना क्या होता है। तो ऑक्सीजन पर 100 ml में होता है 0.29, और ऐसे ही हमारा CO2 होता है 0.50, ऐसे ही हमारा N2 होता है 0.50 पर 100 ml के अंदर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके साथ ही साथ अपना सुझाव जरूर देते रहें। आगे बात करते हैं हमारी जो ब्लड कॉर्प्यूल्स होती हैं। बट ब्लड कॉर्प्यूल्स के अंदर 3 प्रकार की हमारी रहती हैं, एक तो RBC, दूसरी WBC, तीसरी हमारी होती है प्लेटलेट्स। इन सब के हमने नाम लिखे हैं। RBC का दूसरा नाम क्या रहता है? एरिथ्रोसाइट्स। आपसे पूछा जाता है कि RBC को कहते हैं, तो RBC को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ऐसे WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा हमारा दिया है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है। तो RBC की पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं कि RBC जो होता है, RBC का निर्माण भ्रूणावस्था में या एम्ब्रियो स्टेज में, यकृत में इसका निर्माण होता है। साथ ही साथ या तो यकृत में होगा, या फिर कहाँ होता है? प्लीहा में। प्लीहा को तिल्ली भी बोलते हैं, या अंग्रेजी के अंदर इसको बोलते हैं स्प्लीन। बाद में हमारे रक्त RBC का निर्माण कहाँ होना शुरू होता है? अस्थिमज्जा में शुरू होता है। ये अस्थिमज्जा को ही क्या बोलते हैं हम लोग? बोन मैरो कहते हैं। फिर पूछा जाता है कि RBC की संख्या क्या होती है हमारे रक्त में। तो RBC हमारे रक्त में 40 से 45 लाख प्रति ml पाई जाती है। 40 से 45 लाख प्रति ml पाई जाती है।
आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है, 120 दिन होता है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी का आकार गोल या चपटा, या साथ ही साथ याद रखना उभयातल। तो उभयावतल का मतलब क्या है, बाई कॉनकेव होता है इसका आकार। आरबीसी में हम बात कर रहे हैं अभी ह्यूमन ब्लड की, तो ह्यूमन ब्लड की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आप जानते हो कि केंद्रक कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है, और केंद्रक में हमारा डीएनए या आरएनए आदि पाया जाता है। तो हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है उसकी आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन एक अपवाद है कि जो ऊँट होता है, ऊँट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब बात आती है कि जो आरबीसी है ये किस चीज़ का संगठक होता है, तो आरबीसी के कारण ही हमारे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। मतलब आरबीसी हमारे किसके निर्माण में सहायता करती है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करती है। और आप सभी जानते हैं कि इसी आरबीसी या हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग जो होता है कैसा होता है, लाल रंग का होता है। फिर हमने बताया यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में हमारा कौन सा तत्व सहायता करता है, आयरन। आयरन का दो होता है हमारा, एक तो होता है Fe2+ होता है और एक होता है हमारा Fe3+। तो जो हमारा जो आयरन सहायक होता है रक्त के निर्माण में वो कौन सा होता है, हमारा Fe3+ वाला। फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा नापी किससे जाती है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा सेले के हीमोमीटर से मापी जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा, ये वैज्ञानिक है सेले और उनका यंत्र है हीमोमीटर से मापी जाती है। फिर आती है बात कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता कितना, तो मेल्स जो होते हैं हमारे पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है लगभग 15 से 16 ग्राम, महिलाओं में होती है 13 से 14 ग्राम, जबकि बच्चों में होती है 16.5 ग्राम के आसपास। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से होने वाला रोग रक्ताल्पता या क्या कहलाता है, हमारा अनीमिया कहलाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो की स्पीड तेज़ लगती है तो उसको साइड से जाकर धीमे चला सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि रक्ताल्पता, तो रक्ताल्पता के बारे में बताया कि हमने आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में रक्ताल्पता होती है। तो रक्ताल्पता के भी कई सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमने रक्ताल्पता बताई है आपकी प्राणाशीय रक्ताल्पता, जिसको परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। परनीसियस एनीमिया के अंदर होता क्या कि हमारी आरबीसी की संख्या में कमी होने लगती है लेकिन उसका आकार बढ़ने लगता है। और ये जो हमारी आरबीसी में ऐसा कुछ होता है, ये होता है विटामिन B12 की कमी से। और विटामिन B12 को हमने लास्ट क्लास के अंदर बताया था, B12 का नाम क्या था, साइनोकोबालामिन, जिसमें हमने बताया था आपका कोबाल्ट नामक तत्व उपस्थित होता है और ये जंतु विटामिन के नाम से भी जानी जाती है। अगला हमारा जो अनीमिया है उसका नाम है थैलेसीमिया। क्या है हमारा, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है कि शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण होना ही बंद हो जाता है और यह एक आनुवांशिक बीमारी है, मतलब चलती रहती है एक पीढ़ी दर पीढ़ी। साथ ही साथ अगला हमारा जो काइंड है अनीमिया का वो है हमारा है सेप्टिसीमिया। इस प्रकार की रक्ताल्पता में क्या होता है कि हमारा रक्त विषैला होने लगता है, विषाक्त रक्त हो जाता है। फिर आगे बात आती है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन अर्थात आप जानते हो कि जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है तो उस ऑक्सीजन को पूरे अंगों तक पहुंचाने का कार्य हमारा होता है ब्लड का। और ब्लड के साथ साथ उसमें ब्लड में है क्या, हमारा आरबीसी। याद रखना कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखना कि एक हमारा वायु प्रदूषक होता है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड या CO। यह एक प्रकार की दम घोटू गैस होती है। तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेज़ी से घुलने की जो क्षमता होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। यही कारण होता है कि कई बार हम जब ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, ठीक है ना, जब ट्रैफिक जाम वगैरह होता है वहाँ पर हम फंसते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा में क्या मिलने लगता है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने लगता है ज़्यादा मात्रा में और ऑक्सीजन की वहाँ पे होने लगती है कमी। तो यही कारण है कि वहाँ पे हम दम सा घुटने लगता है हमारा और ऐसा हम कुछ महसूस करने लगते हैं वहाँ पे। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कि जो हमारा आरबीसी होता है, जब हम सोते हैं तो सोते समय हमारे आरबीसी की संख्या में लगभग 5% की वृद्धि हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हम ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे आरबीसी की संख्या बढ़ती है। अगर हम 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो लगभग हमारी आरबीसी में 30% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यही देखा होगा आप लोगों ने, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ के लोगों में रक्त की मात्रा क्या रहती है, ज़्यादा, क्योंकि आरबीसी उनके शरीर में ज़्यादा रहता है
और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है कि आरबीसी की जो मृत कोशिकाएं होती हैं, मतलब डेड होने के बाद में, हमने बताया था सामान्यतः इनका जीवन काल कितना है, 120 दिन होता है। तो 120 दिन के बाद ये जब मरती हैं तो इनकी मृत कोशिकाएं हमारी प्लीहा या तिल्ली या जिसको हमने बोला था स्प्लीन में जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर का कब्रिस्तान कौन सा होता है, तो कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लीहा को ही बोला जाता है। इसी में एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग साथ ही साथ कि जैसे हमारी आरबीसी अगर सामान्य अपने जीवन काल को प्राप्त करके मर रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है या आरबीसी समय से पहले मरने लगती है। और जब आरबीसी हमारी समय से पहले मरती है तो इसकी मृत कोशिकाएं फिर यकृत में जाती हैं। याद रखेंगे कि जब आरबीसी समय से पहले मरती है तो इसकी मृत कोशिकाएं कहाँ जाती हैं, यकृत में जाती हैं। और जब ये यकृत में जाती हैं तो वहाँ पे दो प्रकार के वर्णक बनाती हैं। एक वर्णक का नाम है आपका बिलीरुबिन, बिलीरुबिन देख लेंगे, और एक होता है हमारा विलीवर्डिन। क्या होता है, विलीवर्डिन, सुन लेंगे अच्छे से। एक हमारा है बिलीरुबिन है, दूसरा हमारा है विलीवर्डिन। और ये दो प्रकार के वर्णक बनाती है हमारी यही आरबीसी की मृत कोशिकाएं, जो कि कहाँ जा रही हैं, यकृत में। सामान्यतः कहाँ जाती है, हमने बताया था हमारे सामान्यतः जाती हैं प्लीहा में, लेकिन अब कहाँ पहुँच रही हैं, यकृत में। और यकृत में जाके बिलीरुबिन या विलीवर्डिन नामक दो वर्णक बनाती हैं, और यही वर्णक बाद में हमारे पूरे रक्त में मिल जाते हैं। और हमको ये रक्त में मिलने के बाद में हमारे नाखून या आँखों या त्वचा को पीला करते हैं। और आप सब जानते हैं इस रोग को आप क्या कहते हैं, पीलिया। तो याद रखेंगे पीलिया रोग जो होता है, हमसे पूछा जाता है कि पीलिया रोग में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अंग तो आपका यकृत होता है, लेकिन ये होता क्यों है, तो आपको ये भी याद रखना कि आरबीसी जब समय से पहले मरने लगती है तभी वो दो प्रकार के वर्णक बनाती है, बिलीरुबिन या विलीवर्डिन, और यही बनते हैं हमारे किसका कारण, पीलिया का कारण बनते हैं। ठीक है, अगला हमारा है काइंड उसी में से डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का हमने दूसरा नाम बताया था आपको, ल्यूकोसाइट्स होता है। और फिर से वही बात आती है कि इनका निर्माण कहाँ होता है, तो भ्रूणावस्था के अंदर हमारी जो डब्ल्यूबीसी है ये लसिका ग्रंथियों में बनती है। लसिका ग्रंथि को ही हम बोल सकते हैं लिम्फेटिक नोड्स में बनती है। फिर बाद में ये भी हमारी कहाँ बनती है, बोन मैरो में या अस्थिमज्जा में बनती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो 9000 से लगभग 15000 प्रति ml संख्या होती है। और उसमें लिखा था कि उसमें केंद्रक नहीं था, आरबीसी में केंद्रक नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है ना, ये प्लस का साइन हमारा बता रहा है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। फिर जीवन काल की बात आती है तो डब्ल्यूबीसी कई प्रकार की होती है, इसलिए इनका जीवन काल हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कितना क्या होता है। आकार कैसा होता है, इनका आकार भी अनिश्चित आकार होता है, लेकिन आरबीसी से ये कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। और आरबीसी को हमारे शरीर का क्या बोला जाता है, सिपाही बोला जाता है। आरबीसी क्या कहलाती है, हमारे शरीर की सिपाही कहलाती है। आगे आती है बात डब्ल्यूबीसी के प्रकार की। तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की, एक तो कणिका में होती है, दूसरी होती है अकणिका में। तो कणिकामय के अंदर पहला हमारा काइंड दिया गया है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स के अंदर क्या होता है कि जब हमारे शरीर में अति संवेदना होती है तो अति संवेदना में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि एलर्जी होती है, ज्वर होती है, तो एलर्जी या ज्वर की कंडीशन में इनकी संख्या बढ़ने लगती है। साथ ही साथ दूसरा इसका प्रकार हमारा दिया गया बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स में क्या होता है कि जब हमारे शरीर में चिकन पॉक्स हो जाता है तब इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। और इनका जीवन काल कितना, हमारा बेसोफिल्स का जीवन काल होता है लगभग 12 से 15 दिन का। अगला इसका प्रकार है हमारा न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब इनकी संख्या बढ़ने लगती है हमारे शरीर के अंदर। अगला जो हमारा दिया है अकणिकामय। अकणिकामय के अंदर पहला हमारा काइंड है मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स क्या है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसीज होती हैं, और जब शरीर में हमारा टीबी रोग से पीड़ित होता है, टीबी को हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग, इसी को यक्ष्मा या तपेदिक भी बोला जाता है, तो इस कंडीशन में हमारे अंदर मोनोसाइट्स बढ़ने लगती है। अगला इसी में प्रकार दिया गया लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होती है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है जिसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, और ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी को बनाती है। एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में कम होती है तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कैसा हो जाता है, कमजोर। लेकिन डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से भी शरीर में हमारे एक रोग होता है जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, और सामान्य भाषा में से कहते हैं ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर ये कब होता है, जब शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अगला हमारा प्रकार दिया जाता है उसी में से प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स केवल हमारे स्तनधारियों में पाई जाती है, और प्लेटलेट्स हमारे शरीर के बाहर बनाई जा सकती है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी का फॉर्मेशन शरीर के बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन प्लेटलेट्स शरीर के बाहर भी बनती है। और प्लेटलेट्स के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है हमारे रक्त में, तो 2 से 5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। बात करें अगर आकार की, तो इसका आकार गोल या अंडाकार होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन तक का होता है, और प्लेटलेट्स की कमी से हमारे शरीर में रक्त का जमाव जो होता है रुकने लगता है, या रक्त का जमाव सही से नहीं होता है। रक्त जमाव को ही ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं हम लोग। अगली बात करते हैं हम लोग रक्त दबाव की, या रक्तदाब की, या ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। ब्लड प्रेशर सामान्यतः कितना होता है, तो 120 से 80 mmHg होता है। सभी लोग इसी पे टिक करेंगे, कोई 80 से 120 करके नहीं आएगा।
रक्त दाब हमारा दो प्रकार का, एक तो सिस्टोलिक होता है, एक होता है हमारा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब क्या है, संकुचन, और डायस्टोलिक का मतलब क्या है, अनुशीतलन। मतलब एक बार हमारा रक्त कहाँ से कहाँ जाता है, जब हमारा रक्त हार्ट से कहाँ जाता है, धमनियों में, और यहाँ पे क्या जाता है, शिराओं से हमारा कहाँ जाता है, हृदय में जाता है। और याद रखेंगे ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, हमारा एड्रिनल ग्रंथि कंट्रोल करती है। और ब्लड प्रेशर के साथ साथ अगला जो चीज़ हमारी आ रही है वो है हमारी ब्लड ग्रुप। और सभी जानते हैं ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। और रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। रुधिर वर्ग में एक चीज़ आपको जाननी है कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। तो रुधिर वर्ग ए में एंटीजन क्या है, ए। तो एक चीज़ याद रखेंगे, जहाँ एंटीजन ए होगा वहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगी, बी। रुधिर वर्ग बी में हमारा एंटीजन कौन सा होगा, बी ही होगा, तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए हो जाएगी। लेकिन अगर ए बी की बात करी जाए तो एंटीजन ए बी ही होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है। और रुधिर वर्ग ओ के अंदर एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती है, ए या बी। तो याद रखें किस में एंटीजन नहीं पाया जाता, तो एंटीजन किस में नहीं पाया जाता, हमारे ओ में, जबकि एंटीबॉडी किस में नहीं पाई जाती, हमारे ए बी में। फिर आती है बात कि सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है। तो आप लोग जितना जानते हैं कि ओ सर्वदाता है, ए बी हमारा सर्वग्राही है, तो ओ में भी याद रखना कि ओ निगेटिव जो होता है हमारा सर्वदाता है और ए बी पॉजिटिव जो होता है वो हमारा सर्वग्राही होता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रक्त आदान की जो खोज की है वो किसने की है, तो विलियम हार्वे ने। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।